हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड केयर पैरामेडिकल क्लासेस। आपका हमारे पैरामेडिकल के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर के कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में काफ़ी टॉपिक आगे तक पढ़ा चुके थे, लेकिन यूट्यूब पे हमारा पहला लेक्चर होने के कारण कुछ कारणों से काटना पड़ा। तो आज हम जहाँ से अधूरा छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग अपना अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग को आज पढ़ना है बाबू, हम लोग को पढ़ना है रेडिएशन। ये भी एक फिजिकल मेथड है एस्ट्रलाइजेशन का। हमने बताया था दो मेथड होता है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड का एक पार्ट है जो है रेडिएशन। रेडिएशन भी दो टाइप का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। अभी आयोनाइजिंग क्या है सर, नॉन आयोनाइजिंग क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन कहता है बाबू, आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन दैट कैरीज इनफ एनर्जी टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स। कहता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर सकता है। एटम और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर सकता है। विस्थापित कर सकता है मतलब आयोनाइजिंग देम। आयोनाइजिंग मतलब आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को त्यागना या तो ग्रहण करना। तो क्या कहला जाता है, आयोनाइजिंग कहलाता है। या तो प्लस चढ़ जाए या तो माइनस चढ़ जाए। प्रोसेस कैन बी डैमेज लिविंग टिश्यू एंड डीएनए। ये क्या कर सकता है, डीएनए को, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को, या तो किसी भी टिश्यू को डैमेज कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इज एक्सरे, गामा रे एंड सर्टन पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। कभी कभी हम लोग को बचपन में पढ़ा दिया जाता था कि ये अल्फा रे है, गामा रे है। नहीं, अल्फा पार्टिकल होता है और गामा पार्टिकल होता है। इट इज यूज टू वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग मेडिकल इमेजिंग, कैंसर ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और कैंसर के बीमारी में ठीक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किसको कहते हैं, तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ रेडिएशन दैट डज नॉट कैरी इनफ एनर्जी। उसके पास इतना ताकत नहीं होता है आयोनाइज द एटम, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को, उसके प्रोटॉन को उसके कक्षा से बाहर निकाल सके। इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। दिस मीन्स इट डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव टाइटली बाउंड। ये टाइटली बॉन्ड को, जो संबंध मजबूत होते हैं, इसे तोड़ने में असक्षम होता है। एग्जाम्पल नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज इंक्लूड टू रेडियो वेव। रेडियो वेव जितने भी होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, विजिबल लाइट जो होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज जनरली कंसीडर्ड टू बी लेस हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यू कंपेयर टू द आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है कि टिश्यू डैमेज हो सकता है। अगर कोई, जैसे कि आपका कैंसर का बीमारी इलाज चल रहा हो, तो उसमें एक्सरे के द्वारा, उसमें गामा पार्टिकल के द्वारा मरे हुए टिश्यू को हटाया जाता है, काटा जाता है, कैंसर सेल को मारा जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कैंसर सेल को छोड़कर जो अच्छे सेल है उन पे भी उनका प्रभाव हो जाता है, जिससे हमारे टिश्यू, हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जो ये है नॉन आयोनाइजिंग है, इसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये हार्म पहुंचा सके हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को। यानी कि ये लेस डेंजरस देन आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड से लेस हार्मफुल है। कौन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगला टॉपिक, हीट। हम आपको बताए थे कि हम आपको पढ़ाएंगे हीट मेथड। फिजिकल में हीट मेथड, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। हमारा वीडियो अभी 15 मिनट से ऊपर अपलोड नहीं हो रहा, इसलिए हम आज सिर्फ ड्राई हीट बताकर ही खत्म करेंगे। ड्राई हीट मेथड,
हीट इज द मोस्ट रिलेबल एंड कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड दैट स्टरलाइजेशन, कह रहा है कि हीट मेथड सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला मेथड है, इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसमें, स्टरलाइजेशन में। टू टाइप्स ऑफ हीट मेथड, पहला है ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है ड्राई में पानी की आवश्यकता नहीं होगा, मॉइस्ट में पानी होगा। आगे चलते हैं। ड्राई हीट मेथड, द फॉलोइंग प्रोसीजर आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट मेथड, कह रहा है इन प्रोसीजर, इन चीजों का ड्राई हीट मेथड में प्रयोग करते हैं। पहला क्या है, रेड हीट मेथड, दूसरा है फ्लेमिंग, तीसरा है इंसरेशन, चौथा है हॉट एयर ओवन। अब ये चारों क्या होते हैं, तो ये फिजिकल मेथड के, हीट मेथड के, ड्राई हीट मेथड का ये सब पार्ट है। कौन कौन सा है, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसरेशन और हॉट एयर ओवन। अब हम इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे ये सब होते क्या हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि रेड हीट मेथड क्या है। रेड हीट मेथड क्या है, तो कह इंस्ट्रूमेंट आर हेल्ड इन द फ्लेम, कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है किसके आगे, बंसन बर्नर फ्लेम के आगे, बंसन बर्नर फ्लेम के आगे। जैसे ये बर्नर है, क्या है, बर्नर मतलब जिसमें से आग जलता है, उसके आगे रखा जाता है किसको, इंस्ट्रूमेंट को। कब तक रखा जाता है, टिल, तब तक रखेंगे, दे बिकम रेड हॉट, जब वो एकदम तप्त लाल ना हो जाए। कब तक रखेंगे, जब तक वो तप्त लाल ना हो जाए। किसको रखेंगे, तो इनकोलुएटिंग वायर्स, लूप्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप्स, ये इनकुलेटिंग लूप्स हैं, ये निडिल है और ये फोर्सेप्स हैं। जितने भी सीजर्स आते हैं, सीजर्स के टाइप के लगते हैं, सभी को क्या कहते हैं हम लोग, फोर्सेप्स कहते हैं। सबका अलग अलग नाम होता है, हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स, कार्ब टिप फोर्सेप्स, स्पॉन्जी फोर्सेप्स, टावल फोर्सेप्स, बहुत प्रकार के फोर्सेप्स होते हैं, जिसका हम यहाँ पे कुछ का इमेज लगाए हुए हैं। यानी रेड हीट मेथड में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तब तक गर्म करते हैं जब तक हुआ तप्त लाल ना हो जाए। आगे चलेंगे हम लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग में एकदम सेम है, रेड हीट मेथड का एकदम सेम है, लेकिन उसको तप्त लाल होने से पहले हटा लेंगे तो उसको फ्लेमिंग मेथड कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आर हेल्ड इन द फ्लेम बंसन बर्नर नॉट अलाउइंग देम बिकम रेड हॉट, उसे तप्त लाल होने नहीं देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग हो जाएगा। इसमें क्या रखेंगे, ग्लासेस स्लाइड्स, स्कालपेल्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब, कल्चर ट्यूब मतलब जिसमें कल्चर किया जाता है, कल्चर मतलब जामा लेते हैं, ब्लड जामा लेते हैं, बहुत सारा टिश्यू जामा लेते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, तो कल्चर ट्यूब का जो माउथ होता है, स्कालपेल्स होते हैं, स्कालपेल्स ये सब होते हैं जो नाइफ की तरह लगते हैं। ग्लासेस स्लाइड, जैसे कि आप ब्लड का ग्रुपिंग करते होंगे, कुछ भी करते होंगे तो स्लाइड होता है शीशा का, तो वो ग्लासेस स्लाइड को किससे गर्म करते हैं, फ्लेमिंग मेथड से उसको स्टरलाइज करते हैं। आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इंसरेशन, करे द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हैजार्ड मटेरियल्स टेम्परेचर हाई इनफ टू डिस्ट्रॉय कंटामिनेट्स। कह रहा है कि जो हॉस्पिटल से वेस्टेज निकलते हैं, जो कचरा निकलता है, उनको हम लोग जला देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसरेशन कहते हैं। और जिससे इंसरेशन होता है उसको बाबू इंसिनरेटर कहते हैं। बात आया समझ में, हॉस्पिटल से कचरा निकलेगा उसको जला देंगे, जितना भी कचरा है, कंटामिनेटेड चीज है, उनको जला देंगे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इंसरेशन कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन क्या है, तो एक मशीन है, क्या है, मशीन है जिसमें से हॉट एयर निकलता है।
इसमें क्या कहता है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन, यह स्टरलाइजेशन का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मेथड है। बाई ड्राई हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मेथड कौन है, हॉट एयर ओवन। कह रहा है द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड, कह रहा है कि बिजली के द्वारा, विद्युत के द्वारा ओवन को गर्म किया जाता है, एंड इज फिटेड विथ अ फैन टू इंश्योर एडिक्वेट एंड द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हॉट एयर। कह रहा है कि ओवन में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में बराबर गर्म हवा फैले, इसलिए उसमें एक पंखा लगाया जाता है। एयर इन द चैम्बर, इट इज ऑल्सो फिटेड विथ अ थर्मोस्टेट दैट मेंटेन द चैम्बर एयर चूजन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पे आप ओवन को चूज किए हैं उतना पे फिट कौन रखता है, थर्मोस्टेट रखता है। टेम्परेचर एंड टाइमिंग, इसका 160 डिग्री पे 2 आवर के लिए रखा जाता है। हॉट एयर ओवन में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए रखा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं, आगे है बाबू इसका यूज। आखिर इसका यूज किस चीज में करते हैं, तो इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन, इसका उपयोग स्टरलाइजेशन करने में करते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब हम आपको बताए थे, जितने भी पैथोजन है उनको मारना या तो उनको हटाना, जैसे ग्लास वेयर्स लाइक ग्लास सिरिंज, पेट्री डिश, फ्लास्क, पाइपेट्स एंड टेस्ट ट्यूब्स इत्यादि चीजों को हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी होगा, जितना हम दिखाए थे, स्कालपेल्स, फोर्सेप्स, ये सब किसमें यूज होते हैं, सर्जरी में होते हैं। क्या लिखा है, स्कालपेल्स, सीजर, फोर्सेप्स आदि को किस मेथड से स्टरलाइज करते हैं, तो हम लोग करते हैं उसको हॉट एयर ओवन द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। हॉट एयर ओवन प्रिकॉशन, क्या ध्यान रखें, तो ध्यान ये रखना है कि इट इज शुड नॉट बी ओवरलोडेड, खचवा खचाए नहीं भरना है, ये नहीं कि पूरा ठूस दिए। दूसरा है द मटेरियल शुड बी अरेंज्ड इन द मैनर विच इज अलाउ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, ऐसे वे में रखना है, इस तरह से सरियाना है कि इसके चारों ओर हवा से सही तरीके से बह सके। मटेरियल टू बी स्लाइज शुड बी परफेक्टली ड्राई, पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट ट्यूब्स, फ्लास्क इटीसी शुड बी फिटेड विथ कॉटन, उसको कॉटन से एक जगह फिक्स करके रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, और क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, और ध्यान ये रखना है बाबू कि पेट्री डिस्क एंड पेपर शुड बी रैप्ड इन द क्राफ्ट पेपर, क्राफ्ट पेपर में उसको लपेट करके रखना है। रबर मटेरियल, सिलिकॉन रबर, एनी इनफ्लामेबल मटेरियल शुड नॉट बी केप्ट इनसाइड द ओवन, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ओवन के अंदर नहीं रखना, या तो ऐसा पदार्थ नहीं रखना है कि जो मेल्ट कर जाए। द ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर 2 आवर्स बिफोर ओपनिंग द डोर्स, कह रहा है कि डोर खोलने से पहले 2 घंटा उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि शीशा में ये होता है कि डायरेक्ट अगर गर्म करके ठंडा किया जाए तो वो क्या होता है, फूट जाता है, तो हम उसे निकालने से पहले 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आगे हम लोग चलते हैं, तो हमारा आज तक का टॉपिक यही रहा, क्योंकि हमारा वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा का अपलोड नहीं होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे मॉइस्ट हीट मेथड को। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।